2010 में जॉन सीना ने खुद को पाया बैटिस्टा के खिलाफ एक लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच में, जहां आपको अपने प्रतिद्वंदी को इतना मारना होता है कि वो रेफरी के 10 तक गिनने से पहले ना उठ पाए। थोड़ी देर मैच होने के बाद जॉन सीना ने सोचा कि वो मेहनत करने के बजाय चालाकी से काम करेंगे और उन्होंने डक टेप का एक रोल किया और उससे बैटिस्टा के पैर बांध दिए। द एनिमल रेफरी के 10 तक गिनने के बाद भी नहीं उठ पाए और जॉन सीना विजेता बन गए। दूसरी बार स्मैकडाउन विमेंस चैंपियन होने के दौरान बेली को नायोमी के खिलाफ सुपर शोडाउन मैच में अपना टाइटल बचाना था। क्योंकि शो सऊदी अरेबिया में हो रहा था, दोनों ही महिलाओं ने शर्ट्स पहनी हुई थी। बेली ने इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया और जब दोनों ही नीचे जमीन पर थीं, तब बेली ने नायोमी के दाहिने पैर को उनकी ही शर्ट में फंसा दिया और वो हिल नहीं पाई। उसके बाद बेली ने अपने रोज प्लांट मूव का इस्तेमाल किया और जीत हासिल कर ली। क्रिश्चियन के एज को दगा देने के बाद 2001 में दोनों के एक दूसरे के खिलाफ कुछ पे पर व्यू मैचेस हुए और उनमें से एक हुआ रेबेलियन में, जहां दोनों ने एक स्टील के पिंजरे में अपनी फाइट करी थी। दोनों ने अपने पुराने मैचेस की ही तरह अपना पूरा जोर रिंग में लगा दिया, लेकिन ऐसा लगा कि क्रिश्चियन केज के बाहर निकलकर जीतने वाले ही हैं। पर आखिरी सेकंड में एच ने उस स्टील के पिंजरे से क्रिश्चियन के पैर पकड़ के खींच लिए और फिर उन्होंने अपने रिस्ट टेप का इस्तेमाल करते हुए क्रिश्चियन के पैर एक साथ बांध दिए, जिससे क्रिश्चियन का वहां से निकलना नामुमकिन हो गया और इससे एच आसानी से पिंजरे के ऊपर चढ़ गए और उन्हें जीत मिल गई। रेसलमेनिया 28 में बिग शो से हार कर और अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप खोने के बाद कोडी रोड्स को अपना रीमैच मिला एक्सट्रीम रूल्स में। दोनों इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए एक टेबल्स मैच में लड़े, जिसमें बिग शो अपने साइज की वजह से फायदे में थे। अब आप एक 400 पाउंड के आदमी को कैसे ही मारेंगे कि वो एक टेबल में घुस जाए। पर कोडी रोड्स को एक आइडिया आया। जब बिग शो रिंग के किनारे पर खड़े थे, रोड्स ने द जायंट के पैर पर एक लात मारी, जिससे बिग शो के बूट से एक टेबल टूट गई और रूल्स के हिसाब से कोडी रोड्स ने अपने प्रतिद्वंदी को मारा था और टेबल भी टूटी थी और इसका मतलब ये हुआ कि कोडी जीत गए और 5 मिनट से भी कम समय में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन गए। 1998 के रॉ में द न्यू एज आउटलॉज को एक ट्रिपल थ्रेट टैग टीम मैच में अपनी टैग टीम चैंपियनशिप बचानी थी, LOD 2000 और द डिसाइपल्स ऑफ एपोकैलिप्स के खिलाफ। हर टैग टीम मैच की तरह सिर्फ 2 ही रेसलर्स का होना मान्य था, पर मगर वो कभी भी किसी को भी टैग कर सकते थे और इसकी वजह से एक अजीब पल हुआ जहां दोनों बिली गन और द रोड डॉग दोनों ही लीगल मैन थे। द आउटलॉस ने इस मौके का फायदा उठाने के लिए निर्णय किया और बिली गन ने रोड डॉग को पिन कर दिया। मुझे लगता है कि ये पहली बार हुआ होगा कि रेसलर्स कोई मैच एक ही बार में जीत भी गए और हार भी गए। खैर, वो तरकीब काम कर गई और द न्यू एज आउटलॉ ने अपना टाइटल बचा लिया। एडी गुरेरो प्रसिद्ध थे छल से मैच जीतने के लिए, पर कभी कभी 2 लैटिनो हीट रूल्स के अंदर रहकर भी बाजी मार लेते थे और एक टैग टीम मैच के दौरान एडी ने क्रिस जेरिको के साथ टीम बनाई डी मिलेंको और बुकर टी के खिलाफ लड़ने के लिए। गुरेरो रोप्स के ऊपर तक पहुंचने वाले ही थे, पर वो डी मिलेंको के देख पाने से पहले ही रिंग के बाहर कूद गए। जब रास्ता साफ हो गया, एडी गुरेरो ने अपना फ्रॉग स्प्लैश मारा और मैच को जीत लिया। डी मिलेंको को दिखा नहीं कि क्या हो रहा है और रेफरी भी पिन करने के चक्कर में ये नहीं देख पाए कि क्रिस जेरिको ने टैप आउट कर दिया था। WWE के इतिहास के सबसे क्रूर मैचेस में से एक था द रॉक और द मैनकाइंड का आई क्विट मैच। द रॉक ने मैनकाइंड की एक वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाई जहां वो आई क्विट कह रहे थे, जिसके कारण द रॉक वो मैच जीत गए। उसके कुछ दिन बाद ही द रॉक और मैनकाइंड की एक फाइट हुई प्रसिद्ध एम्प्टी एरिना मैच में। मैच के रूल्स के हिसाब से कुछ भी मान्य था और मैनकाइंड ने इस रूल का पूरी तरह से इस्तेमाल किया। ये फाइट पूरे एरिना में हुई और फिर ये फाइट जाकर खत्म होती है एक लोडिंग डॉक में। द रॉक को चोक करने के बाद मैनकाइंड ने एक फोर्कलिफ्ट देखी और उन्होंने उस गाड़ी को स्टार्ट किया और उससे एक पैलेट द रॉक के ऊपर उतार दी। रॉक जमीन से पिन हो गए और जरा सा भी नहीं हिल पा रहे थे। इससे हुआ ये कि मैनकाइंड को 3 का काउंट आराम से मिल गया और वो मैच आराम से जीत गए। WWE चैंपियनशिप जीतने के बाद बिग शो के साथ एक मैच के दौरान JBL एक कटीली तार वाले स्टील के पिंजरे में फंसे हुए थे। वो मैच बहुत ही भयंकर था, पर उसे खत्म इस चीज ने किया कि जब बिग शो ने JBL को रिंग तोड़ते हुए चोक स्लैम दे दिया। उसके तुरंत बाद ही बिग शो पिंजरे का दरवाजा तोड़कर बाहर आए। सबसे आश्चर्यजनक तो ये था कि JBL को विजेता घोषित कर दिया गया। जब बिग शो पिंजरे से बाहर आ रहे थे, JBL चालाकी से रेंग कर रिंग के नीचे चले गए। क्योंकि JBL के दोनों पैर पहले जमीन पर छू गए थे, इसलिए उन्हें जीत मिल गई। डैनियल ब्रायन के करियर में एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें यस चैंट बिल्कुल नापसंद थी और वो इसका जवाब देते थे नो चैंट से। ब्रायन के मन में ये चीज घर कर गई थी और R-Truth ने इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का सोचा और दोनों के बीच हो रहे एक मैच के दौरान उन्होंने एक माइक उठाया और यस का नारा लगाने लगे। डैनियल ब्रायन भी गुस्सा गए और उन्होंने क्राउड के साथ यस और नो का एक युद्ध छेड़ दिया। इससे उनका ध्यान भंग हो गया और वो रेफरी के द्वारा काउंट आउट हो गए। R-Truth वो मैच जीत गए और ब्रायन इसे लेकर कुछ ज्यादा खुश नहीं दिख रहे थे। 2015 में स्मैकडाउन के एक एपिसोड में डीन एम्ब्रोस और केविन ओवेंस का एक मैच हो रहा था और थोड़ी गति बनाने के बाद ऐसा लग रहा था कि एम्ब्रोस जीत जाएंगे। वो केओ को द डर्टी डीड्स देने के लिए बिल्कुल तैयार थे, पर उससे पहले ही ओवेंस जमीन पर लेट गए और उन्होंने ऐसा दावा किया कि डीन ने उन्हें पैरों के बीच में मार दिया है और इसकी वजह से केविन ओवेंस को डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से जीत प्रदान की गई। हालांकि बाद में देखने पर पता चला कि ये तो बस केओ की चालाकी थी। अच्छा खेले आप केविन ओवेंस, बहुत अच्छा।
1998 में हुए किंग ऑफ द रिंग में ब्रायन क्रिस्टोफर और स्कॉट टेलर का एक टैग टीम मैच हुआ ऑल स्नो और हेड के साथ। हेड कहीं से भी एक आम प्रतिद्वंदी नहीं थे, पर जैसा सब कहते हैं मॉडर्न प्रॉब्लम्स रिक्वायर मॉडर्न सॉल्यूशंस। जब ऑल स्नो ने हेड को टैग इन किया तब स्पेशल गेस्ट रेफरी जेरी लॉलर बाहर से भागकर एक हेड एंड शोल्डर्स की बोतल ले आए। जब बोतल जुड़ गई, हेड के पास अब शोल्डर्स आ गए थे। इसकी वजह से ब्रायन क्रिस्टोफर हेड को पिन कर पाए और मैच भी जीत गए। मुझे विश्वास नहीं होता कि 2020 तक किसी ने भी इसे करने की कोशिश नहीं करी थी। क्लैश ऑफ चैंपियंस में एजे स्टाइल्स, जेफ हार्डी और सैमी ज़ेन ने मुकाबला किया एक लैडर मैच में इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल चैंपियनशिप के लिए। जब दोनों एजे और हार्डी बिल्कुल हिलने की हालत में नहीं थे, सैमी ज़ेन ने 2 हथकड़ियां निकाली। सबसे पहले उन्होंने जेफ हार्डी के कान को एक सीढ़ी से हथकड़ी लगा दी, जिससे हार्डी के लिए आगे मुकाबला कर पाना लगभग नामुमकिन हो गया। फिर उन्होंने एजे स्टाइल्स के हाथ को एक दूसरी सीढ़ी पर हथकड़ी लगा दी। ऐसा होने की वजह से दोनों ही प्रतिद्वंदी एक तरह से मैच से बाहर ही हो गए और ज़ेन ने जाकर टाइटल्स को ले लिया और वो नए इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन गए। सर्वाइवर सीरीज नाम के एक इवेंट में जहां द अंडरटेकर ने अपना डेब्यू किया था, वहां उनका मैच था कर्ट एंगल से। एंगल एक योग्य प्रतिद्वंदी थे, पर उन्हें ये भी पता था कि वो द डेड मैन को हरा नहीं सकते, तो उन्होंने एक योजना बनाई। मैच के दौरान एंगल रिंग के नीचे रेंग कर चले गए। अंडरटेकर ने जल्द ही द गोल्ड मेडलिस्ट को वहां से बाहर निकाल लिया। उन्होंने अपना लास्ट राइड मूव का प्रयोग किया और काउंट 2 तक पहुंचा ही था कि रेफरी रुक गए। अचानक से कर्ट एंगल रिंग में घुसे और उन्होंने टेकर को रोल अप करके जीत अपने नाम कर ली। अगर ये असली एंगल थे तो वो दूसरा आदमी कौन था? वो थे कर्ट एंगल के भाई एरिक एंगल। और ये आखिरी बार नहीं था जब दोनों भाई मिलकर ये चाल चलते। 2003 में कर्ट एंगल का सामना हुआ ब्रॉक लेसनर से स्मैकडाउन में। एंगल की WWE चैंपियनशिप दांव पर थी और लेसनर बिना देरी किए चैंपियन को पिन करने जा ही रहे थे कि उनका ध्यान भंग हुआ और कर्ट एंगल के चेलों की वजह से लेसनर को रिंग से बाहर आना पड़ा। और जब वो दोबारा अंदर आए तब ना जाने कहां से द गोल्ड मेडलिस्ट आए और वो ब्रॉक लेसनर को रोल अप करके जीत गए। तो हुआ ये था कि जब लेसनर का ध्यान एंगल के चेलों पर था, तब कर्ट एंगल रिंग में आ गए और एरिक के साथ जगह बदल दी। ये एक गंदा मूव था, पर कर्ट की चालाकी की यहाँ तारीफ करनी पड़ेगी। WWE में कुछ भी हो सकता है, और मेरा मतलब सही में कुछ भी। WWE में दिखाए गए काल्पनिक किरदार और उनके कारनामों को जानने के लिए ये वीडियो देखिए।